किस तरह के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या जो मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस आपको भेजे थे, आप सभी ने उसको सॉल्व किया या बस उसको ढेर में डाल दिया? बताइए मुझे, क्या आप सभी ने उस पर ट्राई किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की? देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। या अगर आपने सॉल्व किया है तो मैं उसको डिस्कस करूं, और जो आपसे नहीं हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊं। इफ यू हैव नॉट सॉल्व्ड इट, then there is no point of discussion there. So I am starting for today as the question problem practice। जैसे हम सबसे पहले फॉर्मूला z इक्वल टू a प्लस बी पर शुरू करते हैं, जिसका जो एरर है डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी होता है ना, या z इक्वल टू a माइनस बी के लिए भी जो डेल्टा z है दैट इज डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर। Okay. So, जैसे देखिए, क्वेश्चन इज इफ R1 इक्वल टू 10 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 इज 40 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम, then find error in measurement of R equivalent and percentage error if R1 and R2 are connected in series combination। आप 10th क्लास पास करके आए हैं, आपको पता होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। क्या आप सभी को पता है? यस सर। तो आप सॉल्व करिए। यस सर। मैंने सभी क्लासेस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। किसी भी बच्चे का अगर कोई क्लास छूटा है तो वो वहां से जाकर रिवाइज कर ले, ताकि उनको पूरा जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो क्लियर हो जाए। और आज मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा रहा हूँ एरर्स एंड मेजरमेंट के। दिस इज अ प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास फॉर एरर्स एंड मेजरमेंट। बताइए कैसा, कितना आया आंसर बेटा आप लोग के?
सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका R1 जो है वो आपका 10 ओम है और डेल्टा R1 क्या है, वो है आपका 0.2 ओम। पहले आइडेंटिफाई करना है चीजों को। R2 जो है वो आपका 40 ओम है और जो डेल्टा R2 है दैट इज गिवन 0.3 ओम। आप R इक्विवेलेंट का जो आप फॉर्मूला जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, वो होता है आपका R1 प्लस R2, और ये फॉर्मूला Z इक्वल टू A प्लस B को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम लिख सकते हैं डेल्टा R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। R इक्विवेलेंट की आपको वैल्यू मिल गई, R1 प्लस R2 10 प्लस 40 एंड दिस इज 50 ओम R इक्विवेलेंट। एंड डेल्टा R इक्विवेलेंट आपको आ गया 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम एंड दिस इज 0.5 ओम। ठीक है। सो मेजरमेंट इन R इक्विवेलेंट जो है, आपको पहले सवाल का एक जवाब मिल गया, मेजरमेंट इन R इक्विवेलेंट क्या है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द रिलेटिव एरर, क्योंकि रिलेटिव एरर के बिना आप परसेंटेज एरर नहीं निकाल सकते। सो रिलेटिव एरर इज डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट and relative error is 0.5 ohm upon 50 ohm and this is equal to, ये आपका 0.01 आया, 0.01। so percentage error is equal to relative error into 100 and this is 0.01 into 100 and this is 1%. Is this okay for everyone? क्या सभी को ये समझ में आ गया? एक सेकंड बेटा, लाइट चली गई है। यस सर। जस्ट अ मिनट, है ना, एक सेकंड, जस्ट लेट मी ओपन द विंडो। आज पूरे बिहार में लाइट, बिजली जो है बहुत ही डिस्टर्ब रही है, बट आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, डोंट वरी, क्योंकि मेरी लैपटॉप तूफान के वजह से। बिल्कुल, लेकिन मेरी लैपटॉप फुल्ली चार्ज है, सो आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, डोंट वरी। चलिए, ये समझ में आया सभी को? यस सर। ग्रेट। कॉपी। कॉपी हो गया? यस सर। ठीक। ये आपका प्लस पे हो गया। उसी तरीके से जैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऊपर, z इक्वल टू a इंटू बी। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है ना। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो अलग चीजें नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई फर्क नहीं है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड डिवीजन, तो कोई फर्क नहीं है। सो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मिक्स करके ही क्वेश्चन दूंगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का आपको सभी को फॉर्मूला पता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूं, इफ मास इज 10 kg प्लस माइनस 0.1 kg and velocity is 20 plus minus 0.01 meter per second. Then find percentage error
in kinetic energy. Then find percentage error in kinetic energy. सॉल्व करेंगे? So what is the percentage error in kinetic energy? आप सॉल्व कर रहे हैं या मैं सॉल्व करके बताऊं? चलिए एक मल्टीप्लिकेशन वाला आप देख भी लीजिए, आप लोग अगर कर रहे हैं तो करिए, उसको मिला भी लीजिए। मास का दिया हुआ है तो आपको मास समझ गया आ ही गया कि इट इज 10 kg and delta m is 0.1 kg. Similarly, v is 20 meter per second and delta v is 0.0 meter per second. आपको परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी बोला गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा के ई अपॉन के ई इक्वल टू, हाफ में तो कोई एरर नहीं होगा, हाफ इज अ कांस्टेंट, वी कैन डायरेक्टली राइट डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी। आपको अगर ध्यान हो फॉर्मूला कि अगर z इक्वल टू ए पे पावर p, b पे पावर q और c पे पावर अगर r हो, तो इस केस में डेल्टा z अपॉन z क्या लिखते थे? p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c, यही लिखते थे इसको। तो हम लोग वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा डेल्टा के ई अपॉन के ई इक्वल टू डेल्टा एम कितना है अपने पास? डेल्टा एम अपने पास है, इट इज 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.01 इंटू 2 अपॉन 20, और ये हो गया 0.01 प्लस 0.001 और ये हो गया आपका 0.011। ये आपको आ गया डेल्टा के ई अपॉन के ई। सो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डेल्टा के ई upon ke into 100, and this will be equal to 0.011 into 100, and this is 1.1%. This is 1.1%, and this is your answer. समझ आया सभी को? सभी को समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ग्रेट, कॉपी कर लीजिए।
चलिए अगले पेज पे आए, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G if L equal to 100 plus minus 0.2 meter and G equal to 10 plus minus 0.2 meter per second square, then find percentage error in time period. फर्स्ट इसको करते हैं, फिर हम, अच्छा चलो कोई नहीं, इस पे हम दूसरा को सवाल दूसरा बनाएंगे। फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, बताइए। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, प्लीज टेल मी। बताइए। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, प्रिंस, मुस्कान, डॉली, खुशबू Yes, sir. एंड रोशनी। देखिए क्या करना है यहाँ पे, यहाँ भी उसी तरीके से लिखना है, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई एक कांस्टेंट है, और ये पावर कितना, हाफ, हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी अपॉन जी। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ इंटू डेल्टा एल कितना है 0.2 अपॉन 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी कितना है 0.2 अपॉन 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0.001 प्लस 0.01, और ये हो गया आपका 0.011। तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 will be equal to 0.011 into 100 and this will be 1.1%.
सर कांस्टेंट का कोई कांस्टेंट का कोई बताइए। उसको कांस्टेंट इसमें से कोई वैल्यू नहीं यहाँ। कांस्टेंट में कोई एरर हो सकती है क्या? 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या 2 पाई को आप अप्रोक्सीमेटली कुछ लिख सकते हो क्या? इट इज नॉट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू में कोई एरर नहीं होती है। इज दैट ओके? दिस इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट, दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एरर किस में करोगे? जिसमें मेजरमेंट जिसका होगा। एल का मेजरमेंट हुआ है, जी का मेजरमेंट हुआ है, 2 पाई का कभी मेजरमेंट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम द थ्योरी। ओके ओके, वी आर स्टडिंग एरर्स इन मेजरमेंट। एरर उसमें लाएंगे जिसका मेजरमेंट हुआ है, जिसका मेजरमेंट ही नहीं हुआ उसका एरर कैसे? समझ में आ रहा है? मैंने जैसा आपको कहा था ये क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा हूं, तो वो देखिएगा। अगर मैं आपको देता हूं t इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड एंड g इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then find percentage error in time period, then find percentage error in time period। अब देखिए सवाल वैसे है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है कि हाँ डेल्टा एल अपॉन एल निकालना तो इसको उधर ले जाकर माइनस कर देना, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को क्या करना है, मुझे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को एल के फॉर्म में लाना है, क्योंकि मुझे एरर जो है, सॉरी टाइम पीरियड में नहीं बच्चे, एरर इन लेंथ। ठीक है ना, टाइम पीरियड तो दे रखा है। सबसे पहले जिसका बारे में निकालना है, जिसका एरर निकालना है लेंथ का, हम फॉर्मूले को लेंथ के फॉर्म में लाएंगे। तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी, और एल क्या हो जाएगा आपका, एल आपका हो जाएगा टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तब हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 2 डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा जी अपॉन जी, और 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। सो हम लोग के पास यहां आ गया डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 2 डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा जी अपॉन जी। तो 2 इंटू डेल्टा टी कितना है, 0.2 सेकेंड, एंड अपॉन क्या करना है 100 प्लस डेल्टा जी 0.2 अपॉन 10, and this will be 0.004 plus 0.02, and this will be 0.024. so percentage error कितना हो जाएगा, percentage error in length equal to delta L upon L into 100। डेल्टा एल अपॉन एल कितना आया, 0.024 into 100, and this is 2.4%। Is this okay? समझ में आया? मैंने ये सवाल आपको इसलिए बताया कि रॉन्ग क्या आप कर सकते हैं, आपकी तरफ से गलती क्या हो सकती है वो मैं बताता हूं। गलती क्या हो सकती है आपकी तरफ से ये बताता हूं। आप क्या गलत कर सकते हैं उस पे आते हैं। आप गलत ये कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 2 डेल्टा टी अपॉन टी माइनस डेल्टा जी अपॉन जी। इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, कहीं आप ऐसा ना लिख दें तो ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगर आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर रहे हैं तो जहां माइनस आया है उसको प्लस कर लीजिए, तब सही है।
अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि जिसका एरर निकालना है सबसे पहले उसके टर्म में फॉर्मूले को लिखिए एंड देन ट्राई टू फाइंड एरर एंड परसेंटेज एरर। अंडरस्टूड? Yes, sir. गुड। कॉपी? Copied or not copied? Copy, sir. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहां p जो है वो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आप जान ही रहे हैं, ये दिया हुआ है मान लीजिए 200 प्लस माइनस 2 जूल, और m जो दिया हुआ है वो 10 प्लस माइनस 0.1 kg। आपको बताना है फाइंड परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम। ये आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर इसका, क्योंकि मैंने आपको अभी 3-4 सवाल करवाए हैं, आप मेरे ख्याल से आप सभी कर सकते हैं। कर सकते हैं? बच्चों कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताइए। सॉल्व कर रहे हैं सर। ओके क्या लिखेंगे बताओ,
कितना आंसर आया? ये तो यूज नहीं कर रहे हो ना? अगर ये यूज कर रहे हो तो गलत है, इसको मत यूज करना। पहले लिखो पी के फॉर्म में, इसको 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे लिखो P इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे लिखो डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू 2 एक कांस्टेंट है, हाफ इंटू डेल्टा m अपॉन m प्लस हाफ इंटू डेल्टा के अपॉन के। सो डेल्टा P अपॉन कितना परसेंट आया आपके? 4%. कितना? 4%. 4%। ओके। 4. डेल्टा m कितना है? 0.51 अपॉन 10, हाफ इंटू 2 अपॉन 200. So this will be 0.5, 0.005 plus 0.5, 0.005। ये तो कुछ और आ रहा No, है। sir. 1%. 1%. हाँ। So delta P upon P equal to 0.01. So delta P upon P into 100 equal to 0.01 into 100, और ये आपका 1%। ये 1% आ गया। समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह का अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए आपको, अगले पेज पे आता हूं। क्वेश्चन इस तरीके से अगर रहे, सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m इफ परसेंटेज एरर in kinetic in P equal to 4% and percentage error in M is 2%. Find percentage error in kinetic energy. अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, कोई डेटा, कोई वैल्यू, कोई मेजरमेंट ना रहे, सिंपली ये लिखा हुआ है, इफ परसेंटेज एरर इन P इज 4%, परसेंटेज एरर इन मास इज 2%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह के सवाल को आप लोग कैसे करेंगे? 6%. सिंपली 6% लिख देंगे और सही हो जाएगा। No, sir. Solve चेक करो, कर देंगे. चेक करो। Error डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 डेल्टा P अपॉन P
प्लस डेल्टा m अपॉन m, ठीक है। डेल्टा के ई अपॉन के ई into 100. This is the percentage error in kinetic energy. 2 delta P upon P into 100. This is called the percentage error in linear momentum. Plus delta M upon M into 100. This is called the percentage error in mass. So it is, आप इसको कह सकते हैं percentage error in kinetic energy equal to 2 into 4% plus 2%, and this is called 10%. अभी समझ आया? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 को लिखेंगे ना 4%। ऐसा थोड़ा है कि 2 डेल्टा पी अपॉन पी को इंटू 100 को लिखेंगे 4%, ऐसा नहीं है ना। समझ आ गया? चलिए आगे करूं। Yes, sir. एक फॉर्मूला है z इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी पे पावर सी डिवाइड बाई सी क्यूब। इफ परसेंटेज एरर in A, B, and C are 2%, 1%, and 1% respectively. Find percentage error in Z. बताइए। फॉर्मूला है z इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी क्यूब। फाइंड परसेंटेज एरर in Z if percentage error in A, B and C are 2%, 1% and 1% respectively.
7.5%. 1.5, 7.5. 7.5. ओके, फिर से वही लिखेंगे। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में निपटा रहा हूं, मैं पूरा लॉन्ग कट नहीं लिखूंगा। डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2% प्लस हाफ इंटू 1% plus 3 into 1%, and this will be 7.5%. Percentage error in Z. ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. ग्रेट। चलो इसे सॉल्व करके बताओ। नाइन परसेंट। 9%। अब तो कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटू 100 कर देता हूँ साथ में। नाइन परसेंट है ना? यहां तक कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? ठीक, ओके। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है। दिस मेथड
is valid only for measurement error in measurement less than 5%. But you can use it for up to 10% मैक्सिमम. 10% भी गलत बोल रहा हूं, बिलो 10%, बिलो 10% मैक्सिमम. 9% के लिए ले जा सकते हो, 8% के लिए, 7% के लिए यूज कर सकते हो. 10% के लिए भी इसको इस्तेमाल मत करना. सवाल उठती है कि फॉर द एरर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% क्या मेथड लगा है? For the error greater than or equal to 10%, use method of percentage change. Percentage change. जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे है. जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है P²/2m. इफ लीनियर मोमेंटम P is increased by 10%, find percentage change in kinetic energy. If linear momentum P is increased by 10%, find percentage change in kinetic energy. अब ये 10% या उससे ज्यादा वाले के लिए हम मेथड लगा रहे हैं. तो अभी समझते हैं हम इसको कैसे करेंगे. अभी P इनिशियल क्या है? P है मान लो, तो P फाइनल क्या हो जाएगा? 10% बढ़ गया तो P + 10/100 इंटू P. 10% बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? P जो पहले वाला वैल्यू है प्लस 10% और बढ़ा, तो 10/100 इंटू P, और ये हो जाएगा आपका 1.1 P. ठीक. अब बताइए कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो है आपका P²/2m. काइनेटिक एनर्जी जो आपका फाइनल है वो है आपका 1.1 P का होल स्क्वायर बाई 2m, जिसको आप क्या कह सकते हैं? 1.21 P² बाई 2m. तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100. काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100, जो आपका परसेंटेज चेंज वाला मेथड है. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1.21 P²/2m माइनस P²/2m अपॉन P²/2m इंटू 100. और ये P²/2m को कॉमन लेके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं. P²/2m को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 0.21 बच जाएगा अपॉन P²/2m, और ऊपर ये 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आपका कितना आ जाएगा? 21% परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये आपका 21% बच जाएगा. बात समझ में आई? 1.21 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन P²/2m, ये आपका 21%. ये सबको समझ में आया या कहीं समझ नहीं आया तो बताइए. समझ गए सर.
ये तो परसेंटेज चेंज का मेथड तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7वीं 8वीं क्लास से ना। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, Yes, sir. है ना। तो अगर आपका लेस देन 10% से ज्यादा हो, मतलब 10% और 10% के बराबर या उससे ज्यादा हो, तब आप क्या करेंगे, ये मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसको हम परसेंटेज चेंज का मेथड कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इस पे और कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास को फिनिश करेंगे। इफ प्रेशर इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, जहां रो क्या है, डेंसिटी, और वी क्या है, वेलोसिटी। इफ velocity is increased by 20%, find how much percent pressure increases. Find how much percent pressure increases. फिर से वही है, आप देख लीजिए, यहाँ प्रेशर है इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। दूसरी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। तो हम क्या लिखेंगे, वी इनिशियल इक्वल टू वी, तो पी इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर। वी फाइनल कितना हो जाएगा, वी प्लस 20/100 इंटू वी, और ये हो जाएगा 1.2 वी। तो पी फाइनल कितना हो जाएगा, 1.2 रो इंटू 1.2 वी का होल स्क्वायर। सो यहां से अगर हम बात करें कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100 is the percentage change in pressure. So ये आपका हो जाएगा 1.2 v का होल स्क्वायर, हाफ रो सब में से कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू 100, और ये 1.44 माइनस 1 अपॉन 1, वी स्क्वायर भी कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और ये आपका 44% आ जाएगा आंसर। दिस इज 44%। समझ आया? Everyone got it? Great. आज मुस्कान ने पहली बार आंसर किया, वो भी एकदम लास्ट मोमेंट पे। तबीयत ठीक है मुस्कान? चलिए फिर
मैं आज आपकी क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्केलर्स एंड वेक्टर टॉपिक शुरू करूंगा, और उसका यूनिट डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो स्केलर एंड वेक्टर नहीं पढ़ेगा उससे आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। सो अभी आप सभी अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा कि जो अब तक क्लास मिस किए हैं या डिसिप्लिन नहीं रखे हैं क्लास में, टुमारो ऑनवर्ड्स जो स्केलर एंड वेक्टर की क्लास है उसके लिए वो रेगुलर रहें। अगर स्केलर और वेक्टर के बाद की क्लास उसके स्केलर और वेक्टर के साथ, मतलब जो क्लासेस अगर मिस होंगी, तो उसके बाद फिजिक्स को समझने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिजिक्स जो है वो एक बहुत ही रिलेटेड टॉपिक वाला सब्जेक्ट है। अगर उसके पहले का नहीं पढ़े हो तो उसके बाद का समझने में बहुत दिक्कत होगी। और ये मेरे साथ नहीं, किसी भी टीचर के साथ आप पढ़ेंगे तो दिक्कत ही आएगी, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि टुमारो ऑनवर्ड्स, मैं अब तक यूनिट डायमेंशन इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि यूनिट डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको बिना पढ़े भी आगे जो मोशन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, या फिर रोटेशन है, फ्लूइड है, हर टॉपिक को पढ़ा जा सकता है। लेकिन बिना स्केलर एंड वेक्टर को पढ़े कोई भी टॉपिक को पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। उसके आगे का मोशन को पढ़ना जरूरी है, उसके आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना जरूरी है। तो टुमारो ऑनवर्ड्स जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं या आपके स्कूल में हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं एमसीआई से, आई विल सजेस्ट टुमारो ऑनवर्ड्स वो रेगुलर क्लास ले। कल का टॉपिक बिल्कुल नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है। ओके, चलिए ठीक है, बाय। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, बाय।